जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन, यानी जो हड्डियाँ टूट जाती हैं, जिनके अंदर फ्रैक्चर आ जाता है, वो किस तरह उनकी मरम्मत होती है, रिपेयर होती है। देखें, पहली बात है कि हमारी जो बोन है उनके अंदर रिमार्केबल स्ट्रेंथ मौजूद होती है, लेकिन इस रिमार्केबल स्ट्रेंथ के बावजूद ये बोन ब्रेक हो सकती हैं, इनके अंदर फ्रैक्चर हो सकता है। देखें, अगर यूथ एज में फ्रैक्चर आ रहा है, जवानी के अंदर आ रहा है, तो फिर इसके मुख्तलिफ काजेज़ हो सकते हैं। मसलन स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकती हैं, उनकी वजह से फ्रैक्चर आ सकता है, या ऑटोमोबाइल्स एक्सीडेंट हैं, यानी जो एक्सीडेंट होते हैं गाड़ियों के ज़रिए, उनकी वजह से भी बोन जो है वो टूट सकती हैं यूथ एज में। इसी तरह कहीं गिरने की वजह से, तब भी ये यूथ एज में बोन के अंदर फ्रैक्चर आ सकता है। लेकिन जो ओल्ड एज है, जो बुढ़ापा है, उसके अंदर जो बोन्स हैं जी, वो थिन हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं। पतली होने के साथ साथ ये वीक हो जाएंगे, और जब ये वीक हो जाएंगी तो फिर जो फ्रैक्चर्स हैं वो फ्रीक्वेंटली अकर्स। ये जो फ्रैक्चर्स हैं वो अमूमन होते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली अकर। अब अगर ये फ्रैक्चर हो जाता है, चाहे यूथ एज में हुआ है चाहे ओल्ड एज वाले पर्सन को हुआ है, तो उसका पहला जो स्टेप है वो है रिडक्शन। ये रिडक्शन है। अब रिडक्शन में क्या कहा जाता है? रिडक्शन में ये होता है कि हड्डी जहां से टूट गई है, उन टूटे हुए सिरों को, एंड को हमने मिलाना होता है। अब ये जो रिडक्शन है, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है क्लोज रिडक्शन और दूसरा है ओपन रिडक्शन। अच्छा, जो क्लोज रिडक्शन है उसमें बोन का एक ही जगह फ्रैक्चर होता है। फिर जो फिजिशियन है वो अपने बहर से, हैंड की मदद से उन टूटे हुए एंड को आपस में कोआक्स कर देता है, मिला देता है। तो ये हो गई क्लोज रिडक्शन, यानी बोन एक जगह से फ्रैक्चर आएगा और वहाँ यानी उसे बहर से कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, बहर से भी फिजिशियन उसे ठीक करके मिला लेगा, और इस स्टेप को कहते हैं क्लोज रिडक्शन। अब ओपन में क्या होता है? यहाँ सर्जरी की जाती है, क्योंकि बाज़ वह बोन जो है वो कई जगहों से टूट जाती है और इतने छोटे छोटे टुकड़े टूट जाते हैं कि उन्हें मिलाना हाथ से मुश्किल हो जाता है। फिर उन्हें ऑपरेट किया जाता है और उनको वायर की मदद से, तारों की मदद से या पिन की मदद से या पिन्स की मदद से आपस में उन बोन के टुकड़ों को पहले मिलाया जाता है। तो ये हो गई जनाब ओपन रिडक्शन। तो रिडक्शन हड्डियों को मिलाने के दो स्टेप हैं, एक क्लोज रिडक्शन है और दूसरा जी कौन सा है? ओपन रिडक्शन। रिडक्शन के बाद इसकी की जाती है रिअलाइनमेंट, यानी इसका मतलब होता है हड्डियों को सीधा रखना है, हड्डियों को अब हमने इमोबलाइज करना है, यानी वो हरकत ना करें। तो इमोबलाइज करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक कास्ट है, इसे कहते हैं जी प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा देना, जिसे आम जुबान में प्लस्तर कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये कास्ट होता है ताकि बोन जो है जहाँ से टूट गई है वो मूव ना कर सके। और एक तो हो गया कास्ट, दूसरा तरीका है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब होता है उस हिस्से को बाहर कुछ चीज़ें रखकर, हार्ड मटेरियल रखकर उसे कस के बांध दिया जाता है ताकि वो इमोबिलाइज्ड हो जाए। और जब बोन जो है इमोबिलाइज हो जाती है, फिर ये स्टार्ट कर देती है हीलिंग प्रोसेस। तो जब तक वो हिल रही होगी तो हीलिंग नहीं होगी। तो जब ये इमोबिलाइज हो जाएगी तो इससे स्टार्ट हो जाएगा हीलिंग प्रोसेस ऑफ द बोन। और हीलिंग प्रोसेस में देखें टाइम कितना लगता है? 8 to 12 वीक्स। हाँ,
अगर ओल्ड एज है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, या वेट बेयरिंग बोन जो है उनके अंदर फ्रैक्चर हुआ है, जैसे टांग की हड्डी टूट गई है, तो इस पर भी टाइम ज़्यादा लगता है। ओल्ड एज में टाइम क्यों ज़्यादा लगता है? क्योंकि ब्लड की सप्लाई कम होती है हिस्सों की तरफ, इसलिए वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा, अब देखना ये चाह रहे हैं कि इस रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन के कितने फेजेस हैं, कितनी स्टेजेस हैं कि उसमें ये जाके कंप्लीट हो जाती है। तो देयर आर 4 फेजेस ऑफ रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन। जी, ये 4 फेजेस हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं। पहला जो फेज है वो है हीमाटोमा फॉर्मेशन। हीमाटोमा फॉर्मेशन, लेकिन जहां बोन में फ्रैक्चर आएगा, तो जब बोन टूटेगी तो उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स थी, कैपिलरीज थी, वो भी ब्रेक हो जाएंगी और नियर बाई रीजन की भी ब्रेक हो जाएंगी। जब ब्लड कैपिलरीज ब्रेक हो गई हैं तो इसका मतलब है कि अब इंजरी वाली साइड पर जहां फ्रैक्चर हुआ है वहां ब्लड की सप्लाई जी कम हो जाएगी। जब ब्लड की सप्लाई कम जाएगी या नहीं जाएगी, इससे सेल उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है और उन डेथ की वजह से स्वेलिंग और पेन स्टार्ट हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि खुदा ना खासा जिसकी कोई फ्रैक्चर आ गया है तो वहाँ पेन स्टार्ट हो गया है। तो आप समझ लेना कि वहाँ एक तो ब्लड कैपिलरीज टूट गई हैं और ब्लड कैपिलरीज के टूटने से ब्लड जो है वो उसकी हेमरेज हो गई है और ये ब्लड क्लॉट की शक्ल में उन हिस्सों में जमा होना शुरू हो जाता है। और ये जो ब्लड के क्लॉट हैं जो फ्रैक्चर वाली साइड पे बनना शुरू हो जाते हैं, उन क्लॉट को नाम देते हैं हीमाटोमा। तो हीमाटोमा क्या है? हीमाटोमा जो है ये जी ब्लड क्लॉट हैं, ब्लड के जमे हुए लोथड़े हैं, क्लॉटेड ब्लड है, दैट इज कॉल्ड हीमाटोमा। अब ये हीमाटोमा बना क्यों है? क्योंकि जब बोन टूटी थी तो ब्लड वेसल भी वहाँ से ब्रेक हो गई थी, तो हेमरेज हो गई थी, तो ब्लड के मटेरियल के जमा हो जाने की वजह से हीमाटोमा बन गया। अब इस हीमाटोमा ने आगे ब्लड की सप्लाई को, जिसमें न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं, वो मुतासर कर दी। और जब ब्लड की सप्लाई मुतासर हो जाएगी तो आप समझ लेना कि आगे वाले सेल जो हैं वो डेड होना शुरू हो जाएंगे, उनके अंदर स्वेलिंग और पेन स्टार्ट हो जाएगा। ये तो मैंने बात की है जी हीमाटोमा फॉर्मेशन की। अच्छा, अब इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ कैलस फॉर्मेशन। दूसरा जो फेज है वो है कैलस फॉर्मेशन। देखें, विद इन 3 to 4 वीक्स, पहले 3 से 4 हफ्तों में ये सॉफ्ट कैलस बनता है। तो पहले 3 से 4 हफ्तों में सॉफ्ट कैलस बनेगा। इसका मतलब है, मैं आसान लफ्ज़ों में कहें कि कार्टिलेज बनेगा। तो बोन जब भी टूटती है, आज प्रोसेस वही डेवलपमेंट को रिपीट किया जाता है कि पहले हड्डी नहीं बनती, पहले जी कार्टिलेज बनता है, उसे कहते हैं सॉफ्ट कैलस। और ये जो सॉफ्ट कैलस है, टाइम मैंने बता दिया 3 से 4 वीक्स में बनेगा। इसके बाद जब कैलस फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी तो जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो बढ़ना शुरू कर देंगी उस फ्रैक्चर वाली साइड पर, यानी ब्लड की सप्लाई जो है वो दोबारा बहाल होना शुरू हो जाएगी। क्यों? कि कैपिलरीज जो हैं वो ग्रोज कर जाती हैं, बढ़ जाती हैं उस फ्रैक्चर वाली साइड पर। तो फ्रैक्चर वाली साइड पे कैपिलरीज के बढ़ जाने की वजह से ब्लड की फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और 2 किस्म के सेल आएंगे, एक फाइब्रोब्लास्ट और एक ऑस्टियोब्लास्ट। जी, एक फाइब्रोब्लास्ट और एक ऑस्टियोब्लास्ट, और इससे फिर बोन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो तीसरा हमारा स्टेप होगा जी बोनी कैलस फॉर्मेशन। जी देखें, ये 2 किस्म के सेल्स, मसलन ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन फार्मिंग सेल हैं और ऑस्टियोक्लास्ट जो कार्टिलेज या बोन डिजॉल्विंग सेल्स हैं। तो जब सॉफ्ट कैलस यानी कार्टिलेज बन चुका होगा तो फिर ऑस्टियोक्लास्ट आके इस सॉफ्ट कैलस को डिजॉल्व कर देंगे।
जब डिज़ोल्व कर जाएंगे ख़त्म हो जाएगा, फिर ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट्स में चेंज हो जाएंगे, यानी बोन सेल में चेंज हो जाएंगे। तो इसी तरह ये प्रोसेस आफ्टर 3 to 4 वीक्स स्टार्ट होता है। तो पहले 3 से 4 हफ्तों में जी सॉफ्ट कैलस बनता है, 3-4 हफ्ते गुजरने के बाद स्टार्ट होती है बोन का बनना, बोनी कैलस। और जब ये बोनी कैलस बनना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब है कि अब हड्डियां जो हैं वो सख्त होना शुरू हो जाएंगी, और फिर बोन जो हैं वो इस तरह आपस में मिल जाएंगी कि जैसे पहले मिली हुई थी। और इस बोनी कैलस फॉर्मेशन को 2 से 3 मंथ लग सकते हैं, यानी 3 से 4 वीक के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन इसका टाइम जो है कितना है, 2 to 3 मंथ्स। अब देखें, अब जब बोन कैसे स्टार्ट हुई है कि ऑस्टियोक्लास्ट ने कार्टिलेज को डिसॉल्व किया, कार्टिलेज ख़त्म हो गए, फिर ऑस्टियोब्लास्ट आ गए। ऑस्टियोब्लास्ट उन हिस्सों की तरफ माइग्रेट करते रहे और इसी तरह बोन तैयार होती रही, यानी ऑस्टियोसाइट सेल बनते रहे। फिर ऑस्टियोसाइट ने अपने इर्द गिर्द वही प्रोटीन का मैट्रिक्स, जिसे कोलेजन नाम देते हैं, कोलेजन का मैट्रिक्स बना लेंगे, और इस मैट्रिक्स के अंदर फिर हार्ड मटेरियल जमा होना शुरू हो जाएंगे। वो नेक्स्ट स्टेप है, उसे हम कहते हैं रीमॉडलिंग। तो आखिरी स्टेप है रीमॉडलिंग। अब रीमॉडलिंग का मतलब ये है कि जहाँ से बोन जो है वो ब्रेक हुई है, जहाँ से बोन जो है वो टूटी है, ये चौथा स्टेप है रीमॉडलिंग। अब देखें, जहाँ से बोन की ब्रेक डाउन हुई है, टूटी है, तो उस जगह पे आके मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स, जैसे मैंने कहा कैल्शियम फास्फेट वगैरह, तो ये मटेरियल आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, यानी फ्रैक्चर वाली साइड पे मटेरियल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे जो फ्रैक्चर वाली साइट है उसकी फिलिंग हो जाएगी, वो रीमॉडल हो जाएगी, और अब जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ओरिजिनल अनब्रोकन बोन की तरह बन जाएगी। और इस प्रोसेस को हम रीमॉडलिंग कहते हैं। और इस तरह अब ये बोन बिल्कुल वैसे रिस्पांस देगी जैसे वो पहले किसी स्टिमुलस का रिस्पांस देती थी। जी, मैंने कहा रीमॉडलिंग ऐसा स्टेप है जिसमें होता है कि जो फ्रैक्चर वाली साइट थी वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल यानी कैल्शियम फास्फेट वगैरह आना शुरू हो जाते हैं और वो यहाँ जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोन जो है अब वो हार्ड हो चुकी होती है, और अब जो फ्रैक्चर वाली साइट है मुकम्मल सील हो चुकी है, और जिसकी वजह से अब कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ से बोन जो है वो टूटी थी। अल्लाह हाफ़िज़।